नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए पॉलिटी की तरफ चलते हैं। और पॉलिटी में हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे थे आप सभी से। आर्टिकल 15 मैंने कहीं हद तक बता भी दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि आज हमको आर्टिकल 15 के सब क्लॉज भी पढ़ने हैं और 15 के सब क्लॉज भी पढ़ने हैं। तो इसलिए आज हमको बिल्कुल सिंसियर होके पढ़ना है। ठीक है, सीरियस नहीं होना कि सीरियस तो तब होते हैं जब मौत से पहले एक घड़ी आती है। मौत से पहले जो एक पड़ाव होता है वो सीरियस का होता है। सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है। तो आर्टिकल 15 की हम बात करते हैं और एक बार हम लिख देते हैं, जो कल लिखा था वो आज लिख देते हैं, क्योंकि 2 मिनट का है बस, उसके बाद फिर आगे बढ़ने वाले हैं। सभी बने रहिए एक बार। तो अनुच्छेद 15 की हम बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 ये कहता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि भारतीय राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से सरकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से सरकार केवल और केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। समझ गए ना? इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 केवल सरकार को ही भेदभाव करने से नहीं रोकता, बल्कि ये व्यक्तियों को भी सर भेदभाव करने से। अब जैसे मान लो कल को ये सरकार को ही रोके और व्यक्तियों को ना रोके, तो क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे बताएं? लोग कहेंगे अरे सरकारी तो है, सरकार अपना काम कर रही है, करने दो, हमें थोड़ी करना है, हम तो भेदभाव करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लोग, ये इंसान ही इंसान को खा जाए। भाई व्यक्तियों में और सरकार में क्या फर्क है? भाई सरकार का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों ने मिलकर, जिन व्यक्तियों ने जिनको वोट दिया और उन व्यक्तियों ने मिलकर सरकार बनाई, वो सरकार बन गई और हम व्यक्ति बन गए, आम पब्लिक बन गए, हम जनता बन गए। ठीक है, तो यही थी, हम आवाम बन गए, जिसको आवाम कहते हैं। तो यही चीज थी। तो कुल मिला के हमें समझना होगा कि यह सरकार ही नहीं, ये सरकार को नहीं रोकता, बल्कि ये व्यक्तियों को भी रोकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर टिप्पणी करके भी कहा है कि आर्टिकल 15 जो सरकार को, ये सरकार के लिए ही नियम नहीं बनाता, बल्कि ये व्यक्तियों के लिए भी नियम बनाता। तो लिखें फटाफट से कि भारतीय राज्य यानी भारत राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से, भारत राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक नागरिक से, भारत राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से सरकार, सरकार केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, चलिए। लेकिन आर्टिकल 15 में एक नोट लगा के इस बात को लिखें आप, क्योंकि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा, भारत में आपको बता दूं, भारत में, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ना पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने संविधान को जाना ही नहीं है, जिन्होंने संविधान को देखा ही नहीं है, वो लोग आज आगे चलकर संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, वही लोग। और इसमें मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं हम आवाम की बात कर रहा हूं। ये हकीकत है। मैं बिल्कुल हकीकत से बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों झूठ मास का कोई कहानी गढ़ना, मुझे नहीं आता और गढ़नी भी नहीं चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो लोग संविधान को देखा तक नहीं है, वो लोग संविधान का ज्ञान दे रहे हैं। एक बात देखिए। और दूसरी बात, जो मोर एजुकेटेड पर्सन है, जिन्होंने संविधान को अच्छे से जाना है, संविधान को पढ़ा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आते।
हमारे इलेक्शंस के टाइम में कितना बोला गया था। देखो, बात तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा। मैंने भी सुनी थी मीडिया में कि संविधान खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि संविधान खतरे में, क्योंकि जब संविधान खतरे में होगा तो सीधी बात है कि संविधान को जानने वाला रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि वो किसी सरकार का इतना बड़ा अंधभक्त तो नहीं हो सकता। समझे ना? जैसे मैं किसी भी सरकार का इतना बड़ा अंधभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने संविधान को पढ़ा है। यदि संविधान और मुझसे बड़े बड़े आज इस भारत में कई प्रोफेसर हुए, आज भी हैं, जो संविधान को मुझसे ज्यादा कहीं हद तक जानते हैं, मैं उनकी बात कर लूं, वो मेरे गुरु समान है। जब उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैं कौन होता हूं? सीधी बात मैं आपसे कह दूं, यही चीज होती है। आज इतने बड़े बड़े संविधान के राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं भारत में, जो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। वो लोग ये कह रहे थे मीडिया में आकर कि हमको तो नहीं लगा कि संविधान खतरे में है। संविधान कहाँ है खतरे में? यदि संविधान खतरे में होगा तो सबसे बड़ा रिएक्ट तो संविधान को पढ़ने वाले को आएगा। जैसे मुझे आएगा, मुझे लगेगा अरे यार संविधान में ये तो गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही है। मुझे तो नहीं लगा, पूरा संविधान हमने देखा, सारे अमेंडमेंट देखे सरकार के मैंने, ये जो रूलिंग पार्टी के, मुझे तो कभी नहीं लगा। यही चीज होती, पहले इसको जानिए, के बाद टिप्पणी करें, चाहे टिप्पणी अच्छी हो चाहे बुरी हो। आर्टिकल 15 में बोला गया कि यह अनुच्छेद, यह आर्टिकल सरकार एवं व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। सरकार एवं व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। जैसे कि मान लो सरकार को तो ये बैन करता है, सरकार पे तो ये कहता है कि भैया सरकार तो किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन यदि कल को व्यक्ति करने लग जाए तो व्यक्ति तो अपनी आजादी समझेगा इसे, तो मैं तो आजादी है भैया, मैं तो करूंगा, क्योंकि संविधान में दिया ही नहीं है। अब संविधान में साफ लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से धार्मिक आधार पर, जाति का आधार पर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता कुल मिला के। चलिए अब आते हैं हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, और इसको ध्यान से पढ़ना एक बार। ये तो चलो फिर भी एक कॉमन सेंस वाला है, इसी को टाइप करके लिख देना यहां पर। ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, यानी अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 अनुच्छेद 15 ही है एक तरह से। तो टोटल मिला के पूरी डेफिनेशन सब क्लॉज 1 में आती है, घबराने वाली बात नहीं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एक आता है आपका 15 सब क्लॉज 2 अनुच्छेद। यह अनुच्छेद पढ़ने की आपको जरूरत है। देखिए इस अनुच्छेद में एक बात कही गई जो मुझे भी लगा, और एक्चुअली में जब मैं ऑफलाइन बैच ले रहा था तो उस समय एक बच्चा भी बोला, इसमें क्वेश्चन किया, मुझे भी समझ में आ गया, मेरा भी दिमाग घूम गया था एक बार, यार ये बच्चे ने क्या क्वेश्चन। देखिए कैसे 15(2) में एक बात कही गई है कि सरकार और व्यक्ति ना दोनों पे लागू होती हैं बातें, तो मैं एक का नाम लूंगा, आप समझ जाना, सर दूसरा भी कह रहे हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति से इन आधारों पर, इन आधारों पर, इन आधारों पर, इन आधारों पर किसी भी दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और किसी भी मनोरंजन के स्थानों में, जैसे कि सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमा हॉल, पार्क, लाइव कॉन्सर्ट, उसमें किसी भी आधार पर सरकार इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति से प्रवेश के आधार पर नहीं रोक, यानी प्रवेश को लेकर नहीं रोका जाएगा। अभी दिलजीत दोसांझ का कितना बड़ा दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ था, फिर जयपुर में हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिलजीत दोसांझ ने के मैनेजमेंट ने उन लोगों को टिकट बांटी जो सिक्की थे, मैं तो हिंदू भी थे उसमें, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। जो दिलजीत दोसांझ के फैन हैं वो किसी धर्म के आधार पर नहीं, वो गायिका के फैन, गायक के फैन। तो कुल मिला के दूसरी बात हमने कर ली। चलो अब बात आते हैं पार्क की। तो भैया मेरे, अब जैसे मेरा कभी यह मन करता है हॉलीडे के दिन इवनिंग में गाने सुनने का मन है, तो मैं इवनिंग में पार्क में चला जाता हूँ। मुझसे तो किसी कि आप किस धर्म से आते हो। तो कुल मिला के ना तो मेरे साथ सरकार भेदभाव कर रही है और ना सरकार ने वहां पर कभी बोर्ड लगाया। सरकार ने कभी बोर्ड नहीं लगाया किसी पार्क के आगे कि आप इस पार्क में नहीं जा सकते। हाँ, वो सार्वजनिक पार्क होना चाहिए,
कल को आप किसी के बंगले के पार्क में जाके बैठ जाओ, फिर बोलो कि सर इन्होंने तो मुझे भगा दिया था, तो फिर भगाए जाओगे क्योंकि वो निजी पार्क है। और निजी पार्क का मतलब है कल को आप ये बोलो कि सर मैं कलेक्टर के बंगले में घुस गया था और पार्क में बैठ गया था, बस मेरा मन हो रहा था, उसने मुझे भगा दिया। नहीं, आप नहीं। हालांकि कलेक्टर का बंगला एक सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक है, लेकिन इसका मतलब सिक्योरिटी कंसर्न से नहीं जाता, ठीक है, सुरक्षा के लिए। चलिए, तो अब ये वाली बात थी, तो 50 सब क्लॉज 2 में लिख दें आप कि सरकार या व्यक्ति, सरकार या व्यक्तियों इन आधारों पर, इन आधारों पर, और कौन से आधार हैं वो? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी दुकानों, किसी भी दुकानों, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश को नहीं रोका जा सकता, प्रवेश को नहीं रोका जा सकता, प्रवेश को नहीं रोका जा सकता। ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 15 सब क्लॉज। भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ कहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की तरफ। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए, हाँ, इसमें एक चीज और इंक्लूड कर देना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें ये चीज इंक्लूड कर देना एक बार। इसी में एक चीज और आती है, ये सेकंड पार्ट मान लें आप इसका, सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में ये आता है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित। देखो, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित का मतलब होता है कि सरकार जिस संपत्ति के लिए पैसा देती है, रखरखाव के लिए, के मैनेजमेंट के लिए, के ऑपरेशन संचालन के लिए, जैसे कि आपका गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल क्या होता है? जो सरकार के पैसों से चलता है। तो वो संपत्ति जो सरकार के पैसों से चलती है, वो सरकार द्वारा वित्त पोषित कहलाती है। तो उसका रखरखाव, जिसका संचालन, जिसका नियमन, जिसका विनियमन सरकार द्वारा होता है, वो सरकार द्वारा वित्त पोषित संपत्ति। आप मुझे बताइए कि जो सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी सरकार के द्वारा लगाया गया वह पैसा जो उस संपत्ति पर लगे। अब उस प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि गांव में कुएं होते हैं, गांव में तालाब होते हैं, स्नान घाट होते हैं, स्नान घर होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक शौचालय होते हैं। उन जगहों पर आपसे भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता। आपको पता है दिल्ली में, जयपुर में या कई सारे महानगरों में सुलभ शौचालय बने होते हैं। वो सुलभ शौचालय बने होते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी आदमी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकता है। मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए आप, मेट्रो स्टेशन पे लिखा होता है पब्लिक टॉयलेट, और पब्लिक टॉयलेट में आप किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति जा सकता है फैसिलिटीज का फायदा उठाना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल प्रमाणिक हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार द्वारा सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति जैसे कुओं, तालाब,
स्नान घाट। अब स्नान घाट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कभी हरिद्वार गए हो, कभी गंगा के घाट गए हो, ठीक है? तो कभी अलकनंदा नदी है उनके घाट गए हो, वहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार में जो गंगा बहती है वहाँ भी स्नान करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, ठीक है? केदारनाथ जाते हैं। तो नदियों के किनारे, हाँ, कुछ नदियों के किनारे पर आपको रोका जा सकता है क्योंकि पवित्रता को लेकर। कभी-कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्नान घाट जो होते हैं वो सभी नदियों पे नहीं होते, कि नदी जहाँ से बह रही है वहीं से स्नान घाट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि नदी के बहाव को देखते हुए आपकी सुरक्षा को लेकर भी आपको वहां पर रोका जा सकता है कि रुकिए भाई, यहाँ पर नहीं नहा सकते, यहाँ पर नदी का बहाव तेज है। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि यहाँ पर नदी दूषित हो जाएगी, यहाँ पर नहीं नहा सकते। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर नदियों में स्नान घाट बना दिए जाते हैं, वहां पर आपको नहीं रोका जाता। जैसे कि हरिद्वार में जाइए आप, हरिद्वार में जब केदारनाथ से आते हैं दर्शन करके तो हरिद्वार होके लोग निकलते हैं आ, गंगा का स्नान करने। तो वहां पे तो हम भी गए हैं, वहां पे हम भी नहाए हैं स्नान घाट पर। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपका धर्म, आपकी जाति क्या है, ठीक है? चलिए, तो कुल मिला के आप बात समझ चुके हैं। आगे चलते हैं 15 सब क्लॉज 3 की तरफ। अब देखिए, अनुच्छेद 15(3), ये अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, इसकी पीछे की स्टोरी। स्टोरी ये है कि मद्रास की गवर्नमेंट ने एक बार 1951 में, मद्रास की गवर्नमेंट ने एक बार टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशंस को लेके एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया। उस एडवर्टाइजमेंट में यह था कि ब्राह्मण हिंदुओं के लिए हरिजन को एक सीट है, अनुसूचित जनजाति और जातियों की एक सीट है, उसके अलावा पिछड़ा मुस्लिम वर्ग को। तो कुल मिला के उन्होंने 6 से 7 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, ठीक है? और 6 से 7 सीटों का जब डिस्ट्रीब्यूशन था, तो अब क्या लगा, तो उस मद्रास राज्य के व्यक्ति ने जब इस विज्ञप्ति को पढ़ा तो उसने आर्टिकल 15 का वॉल्यूशन समझा। समझेगा उस व्यक्ति की, हर कोई व्यक्ति, उनकी जगह मैं भी होता ना तो कल को मैं भी इसे भेदभाव मानता। अरे लोग तो आज तक आरक्षण को भेदभाव मानते, जबकि उस आधार पर तो कब, उस समय तो आरक्षण भी नहीं था भाई साहब, उस समय की बात बता रहा हूं, ठीक है? तो मद्रास की गवर्नमेंट ने 1951 में एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशंस को लेके सीटों का रिजर्वेशन कर दिया था, सीटों का प्रावधान कर दिया था। कैसे किया था कि भाई इस वर्ग को इतनी सीटें, इस वर्ग को इतनी सीटें, इस वर्ग को इतनी। तो वहां पर क्या था कि कुछ व्यक्तियों ने इसे पढ़ा, विज्ञप्ति को, एडवर्टाइजमेंट। जब एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, मद्रास की गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया। और मद्रास की गवर्नमेंट से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, भेदभाव है, तब मद्रास की गवर्नमेंट ने कहा कि सर हमने इक्वलिटी, मिलॉट, हमने इक्विटी को मेंटेन करने की। आप याद रखना, कोई भी सरकार या संसद कोई भी कानून बनाती है वो सीधे सीधे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन। आर्टिकल 14 का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान आरक्षण। इन दो चीजों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो मद्रास की गवर्नमेंट ने जो नियम निकाला था कि भैया इनके लिए इतनी सीटें, इनके लिए इतनी सीटें, तो ये 15 का उल्लंघन तो कर रहा था, लेकिन आप एक चीज देखना, ये 14 का उल्लंघन नहीं। और सबसे बड़ा आर्टिकल हमारे पास 14 है, तो कानून को हमेशा बराबर की नजरों से देखता है, विधि के समक्ष समान। और आप कहोगे सर समानता कैसी हो गई है कि ब्राह्मण हिंदुओं को 2 सीटें दी जा रही हैं, ये कोई समानता है क्या? भाई सीटें देनी है तो सबको दो या किसी को मत दो, ये होती है समानता। समानता ये नहीं। समानता का अर्थ ही असली मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा है और एक व्यक्ति है जो सबसे नीचे है। अब समानता क्या है बताओ आप, ये समानता है? बताओ, समानता है क्या? एक व्यक्ति ऊपर बैठा है और एक व्यक्ति नीचे बैठा है। मैं मानता हूं कि हमारी प्रकृति ने सभी को समान नहीं बनाया है और हम भी नहीं बना सकते, लेकिन हम कहीं हद तक उनको मौका दे सकते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, अब मैं इसको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। अब इसको जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये व्यक्ति दब जाएगा और ये व्यक्ति एक दिन को खा जाएगा, तो होगा। कुल मिला के ये समानता होती है, यानी आरक्षण, रिजर्वेशन मीन्स ऑफ, रिजर्वेशन केवल समानता स्थापित करता है।
आपको मानना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन चुका है, समझे ना, वो तो अपने परिवार में फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वो तो और पढ़ा लेगा। लेकिन जो कम्युनिटी आज तक पढ़ी ही लिखी नहीं, जंगलों में अपना समय काट रही है, आज जानवरों को मार के खा रही है, पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है, और वो पढ़े नहीं है तो उनके पास रोजगार भी नहीं है। उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों को कौन नौकरी देगा? उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता, उनको हमारे बराबर उठाने की आवश्यकता, ये होती है समता, और इसे आरक्षण। क्योंकि आरक्षण का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप यहाँ पर जिनको पहले से दिया हुआ है उनको इतना देते जाओ कि वो बढ़ते ही चले जाएं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनसे बचा कुचा भी छीन लो, ये आरक्षण नहीं। आरक्षण का मतलब होता है कि निचले तबके, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको आप सहायता देना, उनके लिए विशेष प्रावधान करना, स्पेशल प्रोविजंस जोड़ना। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बात कही कि मद्रास की सरकार ने ये डिसीजन सही लिया है, क्योंकि मद्रास में पिछड़े हिंदू हैं, कुछ पिछड़े मुसलमान भी हैं, कुछ हरिजन भी हैं, जो पिछड़ी जातियों में आते हैं। तो इसलिए हम आज से संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है, राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वह महिलाओं के लिए और विशेष रूप से बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो लिख दें आप फटाफट ऐसे, तो लिखेंगे कि सरकार को यह अधिकार है, सरकार को यह अधिकार है, सरकार को यह अधिकार है कि सरकार, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी कर सकती है, सरकार को अधिकार है कि सरकार महिलाओं 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 एवं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए विशेष विशेष सहायता, विशेष सहायता का प्रावधान कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। जैसे जैसे महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, जैसे कि कहां कहां पर होता है, जैसे कि विधानमंडल में होता है। क्या होता है? विधानमंडल में, इसे आप कहते हो संसद या राज्य विधानमंडलों। आज महिलाओं को रिजर्वेशन है नहीं है इलेक्शंस में? बताइए, है नहीं है? और जैसे कि क्या हो सकती है दूसरी बात, मेट्रो में। कहां पर? मेट्रो में। आपने देखा होगा मेट्रो में क्या होता है, जब आप मेट्रो में सफर करते हैं या मेट्रो सिटी से होंगे या कहीं भी जाते हैं एग्जाम देने, जब आप दिल्ली मेट्रो में देखिए, दिल्ली मेट्रो में मैं सीन देखा कि वहां पर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। एक मेट्रो का आगे वाला डिब्बा और पीछे वाला डिब्बा जो होता है, सबसे फर्स्ट का और सबसे लास्ट का, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। यदि उसमें कोई भी पुरुष एंट्री कर जाए तो उस पर फाइन लगता है, यानी कोई पुरुष एंट्री नहीं कर सकता। तो कुल मिला के बात है कि उस पर लिखा भी होता है केवल महिलाओं के लिए, और जो सीटें होती हैं जहां पर सभी हम आ जा सकते हैं, जहां पर पूरी मेट्रो में आप सभी को पता है हर डिब्बे में 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, 4 सीट। बाकी कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होती हैं, कुछ हैंडीकैप लोगों के लिए होती हैं, कुछ महिलाओं के लिए होती है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे कि अब देखो कुछ इंसानियत होती है, जैसे कि मेट्रो में मान लो 2 सीट हैं,
एक डिब्बे में 4 सीटें होती हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए रिजर्व। तो महिलाओं के लिए 6 सीट होती है, 6 सीटें रिजर्व हैं। अब मान लो 6 महिला उन पर बैठ गई, ठीक है, अपनी सीट पर वो बैठी हैं। लेकिन मान लो एक सीट पर आप बैठे हैं, एक सीट पर आप बैठे हैं, ठीक है, आप यानी मैं बैठा हूं, जैसे मान लो अब मैं बैठा हूं मान लो एक सीट पर, ठीक है। अब मान लो मेट्रो में कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है, जैसे आप बैठे हैं, मान लो कोई मेल बैठा है, और मेल बैठा है, और मान लो मेट्रो में अपनी सीट पर बैठा है, मेट्रो में कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है, गर्भवती के पेट में अभी बेबी है, बच्चा है, ठीक है। अब क्या होता है, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या आप उसको सीट दोगे या नहीं दोगे? अब देखो, कानून तो नहीं कहता कि आप उसको सीट दो, कानून नहीं कहता ये कि आप उसको सीट दो। मैं बता दूं आपको, फिर कानून में यदि आप उसको सीट नहीं देते हो ना, तो आप पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन आपका ये नैतिक कर्तव्य है, आपका ये मूल कर्तव्य है, आपकी इंसानियत होने के नाते आपको उसको सीट दे देनी चाहिए। अब आप किसकी सुनोगे, दिल की या दिमाग की? दिमाग कह रहा है कि भाई सुन, मत उठ, सीट मत दे, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। क्योंकि मैं तो भाई अपनी सीट पर बैठा हूं ना। यदि महिला की सीट पर बैठा होता और फिर सीट ना देता, तो फिर बात गलत हो जाती। लेकिन मैं तो अपनी सीट पर बैठा हूं, मैं सीट क्यों दूंगा? समझे ना? तो यही चीज होती है, ठीक है। लेकिन इंसानियत क्या क्या कहती है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप गर्भवती महिला को सीट, क्योंकि उसके पेट में बेबी है और वो खड़ी नहीं हो पा रही है। इससे क्या होता है, ज्यादा देर खड़े होने से दोनों को नुकसान भी हो सकता है, तो चक्कर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसलिए खैर कोई नहीं, अब हम संविधान की बात कर रहे हैं, नैतिक कर्तव्यों की बात हम बाद में करें। तो मेरे हिसाब से इंसानियत है, आप दे ही दोगे, किसी जाहिर सी बात कि किसी गर्भवती महिला को आप खड़ी नहीं कर, ठीक है, और दे देनी चाहिए। मैं तो समर्थन करता हूं, इंसानियत भी होनी चाहिए। संविधान का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम वकील बन जाइए, नहीं, अब तो संविधान पढ़ लिया, अब तो हमारे अंदर दिल ही नहीं, दिल भी रखना है। चलिए, अब सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब कल को ये मत कहना कि महिलाओं के लिए सर आरक्षण क्यों है, आर्टिकल में भैया है, सरकार कल को कदम उठा सकती है, तो कल को मत बोलना। आपको पता है राजस्थान में भजनलाल सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है। अभी जो बढ़ती आने वाली है टीचिंग की, उसमें भी वहां पे महिलाओं को रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। किसी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बिकॉज फंडामेंटल राइट है, सरकार ऐसा कर सकती है, तो कोई रिट नहीं जारी की है। चलिए, लेकिन हाँ, गलत तरीके से आरक्षण दिया है, गलत तरीके से आरक्षण दे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक है हमारे पास अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4, और 15 सब क्लॉज 4 अनुच्छेद क्या कहता है एक बार जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 15(4) में क्या बात कही गई है? इसमें यह कहा गया है कि सरकार को यह अधिकार है, अब महिलाओं के लिए तो कर दी, अब बेचारे वो महिला और पुरुष वो दोनों कहां जाएंगे, जो जिनका स्टेटस अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या करेंगे? तो यहां पर लिखा गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कि जो सरकार को अधिकार है कि सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग के वर्गों के लिए, के लोगों के लिए वो क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। तो लिख दें इसमें आप, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि सरकार को अधिकार है, सरकार को अधिकार है कि सरकार सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय, पिछड़े समुदाय या वर्गों के लिए
पिछड़े समुदाय एवं वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। समझे आप साहब? तो आरक्षण का प्रावधान कहां हो सकता है? आरक्षण का प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों में हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये शैक्षणिक संस्थान या तो निजी भी हो सकता है, यानी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है भाई साहब, याद रखना। दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, या कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। कल को ये मत कहना कि सर निजी संस्थानों में नहीं हो सकता। क्या? निजी संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय, जैसे कि कौन आते हैं? जैसे कि ओबीसी आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके अलावा और कौन आएगा? एससी आएगा। और कौन आएगा? एसटी। एससी, एसटी एंड ओबीसी उसे कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। अब एससी और एसटी पर तो डिबेट नहीं हो रही है, क्योंकि एससी और एसटी रिजर्वेशन को लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में अभी क्या कर दिया है? एक सब क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? सब क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो वहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी कि अब राज्य सरकार एससी एसटी रिजर्वेशन में भी सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। यानी एससी एसटी में जिन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है या आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, वहां से आरक्षण को खत्म करके अब उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जिन्हें आरक्षण की जरूरत है और जिन्हें आरक्षण आज तक दिया ही नहीं गया है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसको कहा गया है एससी एसटी रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन। ठीक है? द डिसीजन मेकिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था आपका एससी एसटी का। लेकिन अब हम ओबीसी की तरफ चलते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में थोड़ा सा हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या लिखते हैं? क्रीमी लेयर का। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है। बड़ा, सॉरी, हाँ बड़ा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो देखें, आपको मैं बता दूं, जो 15 सब क्लॉज 4 था ना बच्चों, इससे जोड़ा कब गया? यानी 15 सब क्लॉज 5 की बात कर लेते हैं, उसमें क्रीमी लेयर भी आ जाएगा। उठा ही देते हैं, चलो। देखिए, तो एक बार हम 15 सब क्लॉज 5 की बात कर लेते हैं। और 15 सब क्लॉज 5 में क्या बोला गया है, यानी अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, आर्टिकल्स। तो 15 सब क्लॉज 5 में बोला गया है, यानी लाइक 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के माध्यम से सरकार ने एक एक्ट पारित किया। देखो, मैं आपको बता दूं, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में 2005 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने एक केंद्र सरकार ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया। और जब कोई एक्ट पारित होता है तो उस विधेयक का नाम बदल के क्या कर दिया गया, यानी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, जब केंद्र सरकार ने ये एक्ट पारित किया, संशोधन पारित किया 2005 में, तो 2004 में लिखा सकते आप, चलिए 6 कर देंगे उसको। 2005 में जब एक्ट पारित किया तो उसमें केंद्र सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या किया था? 27% रिजर्वेशन कोटा रिजर्व कर दी, यानी 27%। और किसमें? एजुकेशनल और ओबीसी थे। यानी सरकार ने क्या किया कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम क्या था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन। और इस 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसका नाम क्या था? इसका नाम बताना चाहेंगे। इसका नाम था केंद्र सरकार प्रवेश
प्रवेश आरक्षण अधिनियम। केंद्र सरकार प्रवेश आरक्षण अधिनियम, और ये था 2006 का। और 2006 में केंद्र सरकार ने इस एक्ट में क्या कर दिया, 27% आरक्षण, 27% आरक्षण कहां पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर दिया। और किसके लिए, और ओबीसी, और ओबीसी को हम एसईबीसी भी कहते हैं। तो कुल मिला के 27% आरक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किया गया ओबीसी के लिए, जिसे हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो चलिए, आप ये बात समझ चुके। ये था 15 सब क्लॉज 5, और इसको 2006 पे लागू किया गया था और 2005 में बनाया गया था। लेकिन अब आप सोचेंगे, सर सभी ओबीसी को यदि 27% आरक्षण हमें दे देंगे ना, तो इस भारत में तो भौकाल आ जाएगा, इस भारत में तो तांडव हो जाएगा, क्योंकि कुछ ओबीसी तो बहुत संपन्न हैं और कुछ ओबीसी तो बहुत कैसे हैं, कुछ निर्धन हैं। तो अब कैसे करेंगे सर, बात तो सही कह रहे हो आप। मतलब आरक्षण तो भाई, ऐसे तो तुम किसी को आरक्षण बांट देगी सरकार कि ले जाओ तुम भी ले जाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण तो उसी को मिलना चाहिए ना जिसको आरक्षण का नीड है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, तो इसलिए आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्रीमी लेयर को। क्या पढ़ लेते हैं, क्रीमी लेयर। और आपको बता दूं, आज हमारे आरक्षण को लेकर इतना इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकार को इस पर कदम उठाना। अभी आपको पता है, पूजा खेकर नाम की कोई आईएएस अधिकारी थी फर्जी, उसको भी अभी यूपीएससी ने सस्पेंड कर दिया है। पूजा खेड़कर, सॉरी नाम याद आ गया, पूजा खेड़कर नाम की एक फर्जी आईएएस अधिकारी। फर्जी आईएएस अधिकारी का मतलब ये था कि कुल मिला के वो आईएएस तो बन गई थी, लेकिन जो आईएएस बनने का प्रोसीजर था वो गलत तरीके से बनी। हालांकि उसने पेपर दिया है, ऐसी बात तो नहीं है। फर्जी आईएएस का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा उसको बैठा के आईएएस, उसने पेपर दिया, लेकिन उसने रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि रिजर्वेशन का जब फायदा पता क्या कैसे उठाया, उसके पास क्रीमी लेयर में होते हुए भी, आप सोचिए, यानी जो ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन वो क्रीमी लेयर में होते हुए भी नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ गई और रिजर्वेशन, समझ रहे हो ना। और क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं मैं आपको बता दूं, उनको रिजर्वेशन नहीं है। 27% छोड़ो, 1% भी नहीं है भाई, लेकिन आते ओबीसी में। जैसे कि सुन लेते हैं, चलो, जैसे कि परसों हमें दोस्त से, एक अपने मित्र से बात कर रहे थे, तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हारे पास तो ये ओबीसी में रिजर्वेशन हो, तो उसने बोला नहीं नहीं यार, हमारे पास तो क्रीमी लेयर है, हम तो क्रीमी लेयर में आते हैं, हमको रिजर्वेशन कैसे मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके पिताजी एक अधिकारी थे, इसलिए तो वो क्रीमी लेयर में आता है। तो उसने कहा कि देख भाई, मैं गलत तरीके से नहीं बनना चाहता, क्योंकि कल को बदनामी होती है। आज बनवा लूं, बन जाएगा, अधिकारी है पापा, बनवा देंगे, लेकिन कल को फंस गए तो पापा की नौकरी मेरी नौकरी साथ में जाएगी, दोनों घर बैठ के ताश खेलेंगे एक साथ। हाँ, इसलिए पापा जेल हम घर, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी अब याद रखना कि 27% आरक्षण ये सभी को नहीं है, ये 27% आरक्षण नॉन क्रीमी लेयर, किसके लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। लिख देंगे नोट लगा के कि जो छात्र नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, जो छात्र नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। और क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत। क्या होती है, मलाईदार परत, यानी क्रीमी लेयर को कहते हैं मलाईदार परत। अब भैया जो व्यक्ति किसमें है, जो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो मलाई लेकर बैठे हैं। कुल मिला के यहां से डिस्कस कर, जैसे कि किसी के पिताजी अधिकारी हैं तो वो मलाईदार परत में है, यानी क्रीमी लेयर में आते।
और मलाईदार वाले परत वाले किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिल सकता। वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी केंद्र की नजर में वो जनरल कैटेगरी में ही आएगा। चलिए, नोट आप बता देंगे कि जो छात्र नॉन क्लेयर की श्रेणी में आते हैं उनको यह 27% रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और यही चीज होती है गवर्नमेंट वैकेंसी। लेकिन अब क्रीमी लेयर की बात करें थे कि क्रीमी लेयर में सर कौन कौन आता है, फिर बता दो एक बार। बाकी के नॉन क्रीमी लेयर है। चलिए एक बार मैं क्रीमी लेयर की बात कर लेता हूं। क्रीमी लेयर, जो छात्र क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं उनको 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, यानी वो कल को ये नहीं कह सकते कि सर मैं रेट लगाने जा रहा हूं 15 सब क्लॉज 5 के तहत, बिल्कुल नहीं हो सकता। लिखेंगे कि जो छात्र या स्टूडेंट क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस 27% आरक्षण, 27%, उन्हें इस 27% आरक्षण। अच्छा ये बताइए क्या इनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल जाएगा? भाई ओबीसी का रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा इनको, चाहे ओबीसी है ये ओबीसी में 2 कैटेगरी होती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आपको पता चल जाएगा सर क्रीमी लेयर है क्या, और 27% रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि इनको ईडब्ल्यूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप खुद बताएंगे इनको, ठीक है। तो 27% आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला के आप यहां तक बात समझ चुके हैं। अब क्रीमी लेयर की श्रेणी की हम बात करें तो ये किस कैटेगरी से आते हैं, एक बार किस कैटेगरी से नहीं आते एक बार हम देख लेते हैं और फिर इस पर डिस्कस करेंगे एक बार हम। तो क्रीमी लेयर की श्रेणी में पहली बात मैं आपसे कर लेता हूं एक बार। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का बेटा है या बेटी है, आपको लगता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर है भाई साहब? या भारत के राष्ट्रपति का घर देखा है आपने, उसकी शान शौकत देखी है आपने, का पद भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी, वो आरक्षण का लाभ लेगा भाई साहब? नहीं ले सकता। इसलिए जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, एक ये हो सकता है। दूसरा और क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनके बेटे क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि वो ओबीसी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जज हो चाहे वो बेचारा झोंपड़ी में रहने वाला हो, ओबीसी है दे दो भैया आरक्षण, ना 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 ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। अब राष्ट्रपति हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एवं हाई कोर्ट के जजेस हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, भारत का राष्ट्रपति, महान्यवादी हुआ है साहब, एक दो अटॉर्नी जनरल एजी साहब हुए, अटॉर्नी जनरल है चाहे एडवोकेट जनरल है, कोई भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, ये वाले पद हैं। और दूसरी बात जैसे कि गवर्नर, राज्यपाल हुआ, गवर्नर का बेटे या गवर्नर की बेटी, या वो खुद कभी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। दूसरी बात, इसमें प्रधानमंत्री ये सब आते हैं, मुख्यमंत्री से, है ना, चिंता मत करो सब आते हैं इसमें। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरे में आता है कि सेना में कर्नल, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या होता है, सेना में कर्नल या उससे बड़ा अधिकारी होता है। मान लो तीनों सशस्त्र सेनाओं में कर्नल, चीफ मार्शल या उससे बड़े अधिकारी रैंक के जितने भी अधिकारी हैं वह क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे और वे आरक्षण का लाभ नहीं उठाएंगे। जैसे कि मान लो सेना का कर्नल का बेटा है, चीफ मार्शल का बेटा है, एयरफोर्स या जो नेवी, आप एयरफोर्स और नेवी और आर्मी की बात करते हैं, इन तीनों रैंक के अधिकारी, जितने भी अधिकारी रैंक के जो व्यक्ति हैं ना,
वह क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप कहीं जवान को मत उठा लाना, वो सैनिक है। सेना में सैनिक का होना और सेना में अधिकारी का होना फर्क होता है। लिखेंगे कि सेना में कर्नल या तीनों सेनाओं में या तीनों सेनाओं में तीनों सेनाओं में से किसी एक का मैं किसी एक का उच्च रैंक का अधिकारी होना, उच्च रैंक का अधिकारी या अर्धसैनिक बलों या अर्धसैनिक बलों में या अर्धसैनिक बलों का उच्च रैंक का अधिकारी। उच्च रैंक का अधिकारी इसके किसी भी पुत्र या नहीं मिलेगा। बात खत्म। तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। और कल हम क्रीम लेयर को और आगे चर्चा करेंगे इसकी। अभी के लिए हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी ही हम। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही रखिए और फिर आगे हम क्रीम लेयर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नॉन क्रीम लेयर कौन कौन है भाई साहब आप में, आप अब खुद पहचान लेना। जब तक मैं ये ना करा दूं, अभी नहीं, जब तक मैं ये ना करा दूं क्रीम लेयर में और भी कौन आते हैं, जैसे कि केंद्रीय या राज्य सेवा के अधीन ग्रुप ए या ग्रुप बी के द्वितीय सेकंड ग्रेड के अधिकारी क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। एक ये मिल गया। दूसरा, जिसका व्यापार, जिसका वाणिज्य बड़े उद्योगपतियों के बेटे और बेटी क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, ये क्या है, डॉक्टर, एडवोकेट या किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी प्रतिष्ठान में बड़ा शिक्षक पद पे बैठा कोई व्यक्ति, जैसे प्रोफेसर हुआ है ना, कुलपति, सॉरी कुलाधी, जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर, इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो प्रोफेसर हुए, बड़े शिक्षक पद पे बैठे हुए, प्रोफेसर्स हुए, ठीक है, डॉक्टर हुए, एडवोकेट हुए, इंजीनियर हुए, ठीक है, किसी कलाकार के बेटे हुए, ये नहीं आएंगे, ये क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं सारे, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किसी व्यापार, वाणिज्य, उद्योगपति के बेटे और बेटी क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब गलती से फर्जी से ले जाएं तो बात अलग है, लेकिन झूठ छुपेगा नहीं कभी। पूजा खेड़कर की तरह फिर इनका खुलासा होगा और फिर इनकी बदनामी होगी और इनकी जॉब जाएगी। ठीक है, और कौन है, जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनके पास इतने एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि कृषि भूमि है 5 एकड़ की और उसके अलावा अपना आवास है शहरी क्षेत्र में, तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आएंगे भाई। चलिए, अब आपसे मैं आगे लिखवा दूंगा। अभी के लिए हम लेक्चर को फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और पॉलिटी और हिस्ट्री बराबर मात्रा में चल रही है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, प्यार से कह रहे हैं हम तो। चलिए, नमस्कार सभी को मेरा, थैंक यू।